देखिए इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इनकम टैक्स में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चैप्टर में हम इनकम टैक्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आगे आपको हेल्प करने वाली है। तो इनकम टैक्स में एक साथ में लिखा है टैक्स। तो टैक्स क्या होता है भाई? गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा करना होता है तो गवर्नमेंट पैसा लेती है। और किससे लेगी? राजा कहाँ से पैसा लेगा? प्रजा से लेगा। तो पब्लिक से गवर्नमेंट पैसा लेती है। तो टैक्स के बारे में बात है कि टैक्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 366 जो कहता है टैक्सेशन का मतलब है कि जो इम्पोज किया जाता है पब्लिक के ऊपर, किसी जनरल पर्पज जनरली सब पर लगा दिया जाए या कोई स्पेशल रीजन से किसी पॉइंट पर लगाया जाए। टैक्स को आप ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सोसाइटी में आप रहते हैं तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है क्योंकि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है और ये तो फैक्ट है। अब लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है गवर्नमेंट ने, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, तो बहुत सारे हजारों लाखों बेनिफिट्स हम लेते हैं। तो उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो पैसा तो हम ही देंगे, वरना गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो खुद ही डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट के पास। दो इंपॉर्टेंट, जनरली तो एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं कि इनकम, आपके ऊपर इनकम पर टैक्स लगा और आप खुद इनकम पर टैक्स कंप्यूट करके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराएंगे। तो इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि डायरेक्टली जिसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है वो खुद ही गवर्नमेंट के पास जमा करा रहा है। ये बर्डन शिफ्ट नहीं होता है किसी और के ऊपर, आपको ही टैक्स देना होता है। इन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि आप के ऊपर टैक्स पड़ रहा है बट इसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। आप क्या करेंगे? किसी और को पैसा देंगे, कोई और गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। जेब से निकल के आपके जा रहा है लेकिन जमा आप नहीं करा रहे हैं, डिपॉजिट आप नहीं करा रहे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो टैक्स गुड्स पर या सर्विसेज पर लगता है और जो जो पैसा दे रहा है इंसान वो किसी और को पैसा देता है और वो इंसान गवर्नमेंट के पास जमा कराता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जीएसटी या कस्टम ड्यूटी। तो टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? हमने अभी अभी बात करी। टैक्स इसलिए लगाई जाती है क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए? डिफेंस के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को बहुत खर्चा करना पड़ता है। अब ये जो टैक्स लगाने की पावर आती है ये कॉन्स्टिट्यूशन से आती है गवर्नमेंट के पास। और आर्टिकल 265 कहता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। पहले आपको कानून की तरफ से अधिकार होना चाहिए टैक्स लगाने का, तभी आप वो टैक्स लगा सकते हैं। तो टैक्स लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से आपके पास पावर होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 है जो पावर देता है। तो इसमें तीन लिस्ट है, 7th शेड्यूल में तीन लिस्ट है। ये हमने इनकम टैक्स में और जीएसटी जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो जीएसटी में भी हमने ये बात करी थी। तो इसमें तीन लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि इसकी ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। इनकम टैक्स की एंट्री नंबर 82 के हिसाब से यूनियन लिस्ट में है। इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है इनकम टैक्स पे टैक्स लगाने की, क्योंकि इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का एक हिस्सा है और यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इसमें लिखा है इनकम टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन इसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम पर नहीं लगाया जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है।
एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसे लिस्ट सेकंड बोलते हैं हम। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है टैक्स लगाने की। जैसे इसमें पेट्रोल डीजल अभी बिक रहा है, तो उस पर कौन लगा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, वैट लगाती है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है ऐसी लिस्ट जिसमें दोनों के पास पावर है टैक्स लगाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस चीज पर टैक्स लगा सकते हैं, तो उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट में बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड करते हैं उन आइटम्स को। तो 3 लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। एंट्री नंबर 82। तो आपको ध्यान रखना है, एंट्री नंबर 82 है यूनियन लिस्ट की, जो पार्लियामेंट को पावर देती है इनकम पर टैक्स लगाने के लिए, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1). तो सेक्शन 10 एग्जेम्पशन के बारे में बात करता है, कौन कौन सी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है उनके बारे में बात करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स के ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, बट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाते। इनकम टैक्स इंडिया में जो काम कैसे करता है उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो हम पढ़ रहे हैं। तो 1961 में इनकम टैक्स आया था और इनकम टैक्स एक्ट आया था। ये इंडिया में मेन जो हम पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही पढ़ेंगे। ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है, पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा। ये 1 अप्रैल 1962 से इंडिया में अप्लाई हुआ था। इसके अंदर सेक्शन 1 से 298 सेक्शन है और इसके अंदर 14 स्केड्यूल्स है। हर साल फाइनेंस एक्ट जब आता है 1 फेब को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में बजट पेश करते हैं, आप सबको पता ही है। तो वो बजट में इनकम टैक्स के बारे में हर साल कुछ चेंजेस करे जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हर साल इनकम टैक्स चेंज हो जाता है। लेकिन चेंज जनरली थोड़ा सा ही होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है। तो हर साल पार्लियामेंट में फाइनेंस एक्ट पास होता है नया। पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल जो है उसमें करंट ईयर के टैक्स रेट होते हैं। पार्ट 2 में टीडीएस रेट होते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे आगे जाकर, क्या चीजें होती हैं, टीडीएस क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। पार्ट 3 में सैलरी का टीडीएस रेट, एडवांस टैक्स के रेट होते हैं। पार्ट 4 में रूल्स फॉर कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, ये दिया होता है। तो हम लोगों को हर साल जो फाइनेंस एक्ट होता है, जो बजट आता है, उसमें ये 4 पार्ट हमें हर साल बताए होते हैं, चेंज होते हैं। इनकम टैक्स रूल्स बने थे 1962 में, जो सीबीडीटी ने बनाए थे ताकि ढंग से एक्ट को अप्लाई किया जा सके। इसके अंदर रूल्स, सब रूल्स, प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशंस हैं। इसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे कोई बता रखा है कि कोई अलाउंसेस हैं, कोई चीज है, परक्यूजिट है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें रूल्स में बताई जाती है। इसके अलावा सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस होते हैं। सर्कुलर्स सीबीडीटी इशू करता है अगर कहीं कोई डाउट होता है, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो सीबीडीटी उस पर सर्कुलर इशू करता है। और
ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को सर्कुलर वाली बात माननी पड़ेगी। लेकिन असेसी असेसी अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। असेसी वो इंसान है जिसकी इनकम निकाल रहे हैं। अगर आपकी इनकम निकल रही है तो आप असेसी हैं, मेरी इनकम निकल रही है तो मैं असेसी हूं। मुझे इनकम टैक्स देना है, मैं असेसी हूं, आपको इनकम टैक्स देना है, आप असेसी हैं। तो जो इनकम टैक्स जिसका निकाल रहे हैं मतलब असेसी है, वो जरूरी नहीं है सर्कुलर की सारी बात माने। सर्कुलर में जो उसके फायदे की बात है वो मान सकता है, जो फायदे की बात है वो ना माने, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसे माननी पड़ेगी। यह है सर्कुलर। एक होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी इशू करते हैं और रूल वगैरह को अमेंड करने के लिए, प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए। और ये चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे एसएससी हो, सबको ये नोटिफिकेशन की बात माननी पड़ती है। ये बाइंडिंग होता है दोनों पर, मतलब जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है वो तो मानना पड़ेगा, और जो सर्कुलर में लिखा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। जो एसएससी है उसके लिए बाइंडिंग नहीं होता है, उसके लिए उसकी मर्जी है उसे मानना है या नहीं। इसके अलावा लीगल डिसीजन जो कोर्ट के होते हैं वो भी कानून के तरह काम करते हैं, मतलब एक्ट की तरह काम करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सपोज कोई चीज नहीं लिखी और कोर्ट ने कोई चीज उस पर डिसाइड करी, कोर्ट केस पहुंच गया और डिसाइड करी, और वो चीज इनकम टैक्स में अमेंड भी नहीं हुई, इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक नहीं आई, तो जो कोर्ट का डिसीजन है वही कानून है, वही चलेगा। तो लीगल डिसीजन जो कोर्ट के होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो पूरे इंडिया पर अप्लाई हो जाता है। जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो उसी स्टेट में अप्लाई होता है। जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट का अगर डिसीजन है तो महाराष्ट्र स्टेट में ही अप्लाई हो। ये बात अलग है कि आप और किसी स्टेट में हैं और आपके यहाँ कोई केस वैसा नहीं है, आप चाहें तो उस महाराष्ट्र वाले जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो आप उड़ीसा में भी यूज कर सकते हैं, रेफर करके कि भैया वहां डिसाइड हुआ था। बट वो जरूरी नहीं है कि उड़ीसा पे भी अप्लाई हो, मर्जी है। चाहे डिपार्टमेंट अपने फायदे के लिए चाहे एसएससी अपने फायदे के लिए कह सकता है कि भाई वहां पर ये हुआ था तो हम भी उसको ऐसा ही करना चाह रहे हैं। फिर अगर दूसरी पार्टी नहीं मानती है तो वो आगे फर्दर कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो सारे केस लॉ है ये हम लोग फाइनल लेवल पर पढ़ेंगे, अभी इंटरमीडिएट लेवल पर ये नहीं है। अब इनकम टैक्स लगाने के लिए सेक्शन 4 है जो चार्ज है, चार्जिंग सेक्शन है। देखिए कभी भी कोई एक्ट जहां पर टैक्स लगाया जाता है वहां पर एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो बताता है कि कौन सी चीज पर कैसे क्यों टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 4 एक चार्जिंग सेक्शन है जो बैकबोन है इनकम टैक्स लॉ की। ये कहता है कि टैक्स लगाएंगे हम जो रेट एनुअल फाइनेंस एक्ट बताएगा, मतलब हर साल जो बजट में रेट आएगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अगर उसमें रेट या मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो लिखा है वो उसमें भी यही लिखा है कि भाई बजट में जो आता है उस पर लगाएंगे। द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 231। डेफिनेशंस में पर्सन की डेफिनेशन बता रखी है, तो लिखा है कि हर जो पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है उन सबको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम। अब टोटल इनकम कैसे निकलेगी वो भी बता रखा है। अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या होता है ये भी बता रखा है। असेसमेंट ईयर, नॉट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है ये भी डेफिनेशंस में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शंस में वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसे सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मैं आपको कुछ आपको पता भी होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। असल में क्या है, देखिए आप जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हैं वो ईयर जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप उसकी इनकम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो साल चल रहा है। तो अगर जिस दिन आप इनकम निकाल रहे हो या जिस दिन मैं कहता हूं आप पेपर दे रहे हो उस दिन देखो वो डेट क्या है। जैसे मान लिया आप मई 2027 में एग्जाम दे रहे हो, तो मई 27 से पहले कौन सा ईयर खत्म हो गया,
तो 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 ये ईयर कंप्लीट हो गया है। तो इसी ईयर की इनकम निकाल सकते हो या इससे पिछले किसी भी साल की इनकम निकाल सकते हो। लेकिन जो अभी साल चल रहा है ये इसे बोलते हैं 2026-27। लेकिन जो साल चल रहा है 2027-28 इस ईयर की इनकम कैसे निकालोगे? अभी तो ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब तक ईयर कंप्लीट नहीं हुआ उसकी इनकम कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईयर की ही इनकम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये पिछला साल है इसलिए इसका नाम दिया प्रीवियस ईयर। और हम इस ईयर की इनकम निकाल कब रहे हैं? अगले साल, मतलब असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसका नाम बोला असेसमेंट ईयर। तो ये लिखा है कि हम टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की निकालेंगे असेसमेंट ईयर, है ना। तो ये बात बोल रखी है। कुछ एक्सेप्शन है कि जब प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही निकाल लेते हैं, वरना प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में निकालते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। टैक्स शैल बी लिवाइड इन अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू वेरियस प्रोविजन ऑफ एक्ट। जो टैक्स निकाला जाएगा वो इनकम टैक्स के हिसाब से निकाला जाएगा, ये बता रखा है। अब स्टेप्स हमारे इनकम टैक्स निकालने के लिए क्या होते हैं, आप कैसे इनकम टैक्स निकालोगे? तो सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होगा असेसी का। अब ये क्या भला है भैया असेसमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस? देखिए कोई इंसान, अब हम इंडिया का इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में इनकम टैक्स देने के लिए हम ये देखेंगे कि वो इंसान इंडिया में रहता भी है या नहीं। अब कोई मिस्टर जॉर्ज है, वो यूएसए में रहते हैं, या मिस्टर ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है। अब आप उसके ऊपर इंडिया में टैक्स थोड़े ना लगा दोगे इनकम टैक्स। तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि इंडिया में कौन सी इनकम पर कौन सा इंसान टैक्स देगा। तो ये पता लगाने के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। अगला चैप्टर हम रेजिडेंशियल स्टेटस का ही पढ़ेंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि भैया इस इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, और उस रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसे कौन सी इनकम पे टैक्स इंडिया में देना है और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है, ये हम पता लगाएंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा हो सकता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हो सकता है कोई इंसान, या डीम्ड रेजिडेंट भी हो सकता है। ये सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, पैसा बाहर कमाया और बाहर आपने खर्च रिसीव भी किया। पैसा कमाया भी इंडिया के बाहर और आपने रिसीव भी इंडिया के बाहर करा, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है नॉन रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट मतलब जो बाहर ही रहता है। तो जो इंसान बाहर ही रहता है, बाहर ही कमाता है, बाहर ही पैसे को रिसीव करता है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर इंडिया में आप कैसे टैक्स लगा दोगे? अब आपके पास नोटिस आ जाए यूएसए से, यूएस की गवर्नमेंट कहे जी आपको यूएसए में इनकम टैक्स देना है क्योंकि आपने इंडिया में कमाया है, तो आप कहोगे पागल हो गए, हम क्यों देंगे वहां पर टैक्स? तो ऐसे ही नॉन रेजिडेंट वो है जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा ऐसी इनकम पर जो बाहर कमाया, बाहर रिसीव करा। अगर उसने कोई इंडिया में इनकम रिसीव करी है या कमाई है तो हो सकता है मुझसे टैक्स ले ले। लेकिन ये वाली जो इनकम है वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। जो इंडिया में रेजिडेंट है उसको इंडिया के बाहर वाली इनकम पे भी टैक्स देना है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या है, कौन है। तो ये सारी डिटेल्ड हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। एक बार हमने पता लगा लिया कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो उसके बाद फिर हम अपनी इनकम को 5 हिस्सों में बांटेंगे। वो 5 हिस्से कौन कौन से होंगे? पहला हिस्सा होगा सैलरी, मतलब अगर कोई जॉब करता है और सैलरी की इनकम कमाता है
तो उस इंसान की इनकम हम सैलरी में निकालेंगे। सेक्शन 15 से 17 के हिसाब से हम सैलरी की इनकम निकालेंगे। इसके अलग कायदे कानून है सैलरी की इनकम निकालने के। इसमें सैलरी, पेंशन, परक्यूजिट अलाउंसेस, ये सारी चीजें आती हैं। सैलरी के अलावा आप अपने घर को किराए पर दे सकते हैं, और अपने घर को किराए पर देने से आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमाई है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी दूसरे नंबर की हेड में आती है, और ये हमारा टैक्सेबल हो जाता है सेकंड हेड के नाम से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें सेक्शन 22 से 27 की इनकम निकालते हैं हम लोग। इसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आती है सेक्शन 28 से 44, और हम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकालते हैं। कैपिटल गेन मतलब अगर कोई आप अपनी एसेट को बेचते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है, बेचने पे शेयर बेचे, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल गेन में निकलता है। उसके लिए हमारे पास सेक्शन होते हैं 45 से 55A। इसमें हम असेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो निकालते हैं। इसके अलावा अदर सोर्सेज होती है। अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 से 59 पढ़ेंगे, और बाकी जो इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं हुई वो यहाँ होगी। जैसे गिफ्ट भी यहाँ टैक्सेबल होते हैं, यहाँ पर डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल होती है, यहाँ कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल होती है, लॉटरी की, ऑनलाइन गेमिंग की, शर्त लगाकर जीत गए, बैटिंग की भी इनकम यही टैक्सेबल होती है। अब हमें क्या करना होता है, हर चैप्टर की इनकम उस हेड बोलते हैं, जैसे सैलरी का हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, तो उसके कायदे कानून के हिसाब से ही हम इनकम निकालते हैं। तो उसी में हम डिडक्शन भी देंगे, मतलब इनकम जोड़ेंगे और वो सब डिडक्शन देंगे, एग्जाम जो करना है एग्जाम करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई इनकम एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट मतलब टैक्सेबल नहीं है, तो उससे रिलेटेड खर्चे भी आपको अलाउ नहीं होंगे। भैया आप जनरली प्रॉफिट कैसे निकालते हो, इनकम माइनस एक्सपेंस। अगर कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है तो इनकम तो लिख नहीं दे, खर्चे थोड़े ना लिखने देंगे फिर। तो अगर आपको कोई इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है तो उससे रिलेटेड आपके खर्चे भी अलाउ नहीं होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे खर्चे जो किसी एग्जाम्प्ट इनकम को कमाने से रिलेटेड आपने किया है, तो इनकम तो एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब खर्चे भी आपके एक तरीके से अलाउ नहीं होंगे, मतलब एग्जाम्प्ट है, वो भी नहीं लिख सकते आप। ठीक है। अब यहां पर क्या है, हमारे पास फिलहाल एट प्रेजेंट दो टैक्स रिजीम चल रही है, मतलब दो पैरेलल रूल चल रहे हैं, एक और ये। आप चाहो तो इसके हिसाब से इनकम निकाल लो, इसके हिसाब से निकाल लो, दोनों अलग अलग रूल है, दोनों के टैक्स रेट भी अलग अलग है, दोनों के कायदे कानून बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन टैक्स रेट भी अलग है। तो दो रिजीम है, एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है सेक्शन 115 BAC, और यहां पर अब ये जो टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसमें खर्चे कम मिलेंगे आपको, अलाउ कम होंगे, आप खर्चे नहीं अलाउ कर पाएंगे, आपकी एग्जम्पशंस भी कम है, तो आपको बहुत सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेंगी। यहां क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां टैक्स रेट कम है। जो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है पुरानी वाली, उसमें आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शन ज्यादा मिलेंगी, लेकिन वहां टैक्स रेट भी ज्यादा है। जब आप पांचों हेड की इनकम जोड़ लोगे तो फिर आपने अगर अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर करी है, वापस आपकी इनकम में आकर जुड़ जाएगी, उसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। आपने इनकम टैक्स में इंडिविजुअल पर, HUF पर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, मतलब ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। तो लोग अपना टैक्स ऐसे लोगों के नाम पर करना चाहते हैं, अपनी इनकम ऐसे लोगों के नाम पे शिफ्ट कर देते हैं जो उनके रिलेटिव होते हैं और उनकी इनकम नहीं होती है या कम होती है, ताकि टैक्स बचाया जा सके। तो अगर वो पकड़ लेते हैं इनकम टैक्स वाले, तो वो वापस आपकी इनकम में जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ
इनकम। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि आपको कोई नुकसान हो गया। मान लिया 5 हेड है। फर्स्ट हेड क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अगर हम इनकम पर टैक्स लगा रहे हो, लॉस हो गया तो लॉस हो गया तो क्या होगा? क्या लॉस आपस में जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, हमने 2 घर है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, एक में प्रॉफिट हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, तो क्या वो इनकम नेट ऑफ हो सकती है, सेट ऑफ हो सकती है? प्रॉफिट और लॉस आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं? ये सब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस में पढ़ेंगे। उसमें ये भी बता रखा है अगर इस साल हमारे सारे ही लॉस है और हम उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो उसे अगले साल की इनकम में भी ले जा सकते हैं और अगले साल में जाकर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब ये सब कर लेंगे तो पांचों हेड की इनकम आफ्टर क्लबिंग एंड सेट ऑफ उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। हम उसे ऐड कर लेंगे और उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से डिडक्शन दी जाती है। ये ज्यादातर पुरानी टैक्स रिजीम में ही है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं है। पुराने में डिडक्शन ज्यादा है, वहां पर डिडक्शन मिलती है। तो उसमें हम एक चैप्टर है अलग से डिडक्शन का, उसमें सेक्शन 80C से 80U की, चैप्टर 6A की और सेक्शन 10AA की डिडक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है। और उसके बाद कुछ एक दो ये अभी तो आपको समझ में ज्यादा बातें नहीं आएंगी, लेकिन जब बाद में आप सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वाली डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पर ये वाली नहीं मिलेगी। और जब हम ये सब ऐड कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? टोटल इनकम को सेक्शन 288A के हिसाब से नियरेस्ट 10 रुपीज मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो नियरेस्ट 10 रुपीज में हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम टैक्स रेट लगाते हैं। टैक्स रेट क्या है वो अभी हम देखेंगे। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कंसेशनल टैक्स रेट है 115 BAC में। टैक्स रेट हल्के हैं, कम है। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में टैक्स रेट जो है वो थोड़े से ज्यादा है और हमारी कुछ स्पेशल इनकम होती है उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगते हैं। जब हम इनकम पर टैक्स लगा लेते हैं तो उस टैक्स के ऊपर और टैक्स लगता है कई बार, या उस टैक्स पे कोई छूट मिल जाती है हमें। तो टैक्स पे टैक्स लगेगा तो उसे सरचार्ज मिलेगी और टैक्स में छूट मिलेगी तो उसे रिबेट बोलेंगे अंडर सेक्शन 87A। तो एडिशनल टैक्स को सरचार्ज बोलते हैं, टैक्स पे टैक्स लगता है। तो एडिशनल टैक्स ऑन इनकम टैक्स, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा मोटी कमाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है उस मोटी कमाई का थोड़ा हिस्सा और दे दो हमें सरचार्ज के रूप में। और रिबेट 87A मिलती है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है तो आपको छूट भी मिल जाएगी। जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में जहां पर आपको छूट, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस कम मिलती हैं, वहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ऑप्शनल टैक्स रिजीम जहां छूट ज्यादा मिलती है वहां पर केवल 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है, वरना टैक्स देना है। इसीलिए अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि वहां पर टैक्स रेट बहुत ही कम है। जब आप टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स निकालने के बाद उसमें सरचार्ज ऐड कर देंगे, रिबेट वगैरह माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। ये 4% है, इनकम प्लस सरचार्ज का 4% और ऐड करना पड़ेगा। ये सेस क्या होता है? एक होता है टैक्स, एक होता है सेस। सेस का जब नाम लिखा होगा तो उससे पहले लिखा होगा ये किस चीज के लिए है। यहां नाम लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन। इस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट केवल हेल्थ और एजुकेशन के लिए कर सकती है, किसी और चीज के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसीलिए इसका नाम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने महसूस किया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, खूब डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन टैक्स देने के नाम पे जीरो टैक्स दे रहे हैं, कहते हैं जी देखो टैक्स तो है ही नहीं हमारा। तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आप टैक्स हमें नहीं दे रहे हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमने पूरा कायदा कानून बताया उसके हिसाब से आप टैक्स हमें नहीं दे रहे, लेकिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट कमा रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो हम आपसे कुछ टैक्स लेंगे, चाहे इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स नहीं बनता फिर भी लेंगे हम आपसे, उसे बाद में एडजस्टमेंट करने का मौका दे देंगे, लेकिन फिलहाल आपसे टैक्स ले लेंगे, जिसे हम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ही रह गया है। अब इंडिविजुअल एचयूएफ, एपी, बीओआई और एनी अदर जुडिशियल पर्सन पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आर नॉट लाइबल टू एएमटी। ये एक और बहुत अच्छा रीजन है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आने का, क्योंकि अगर मान लिया आपका टैक्स जीरो बैठ रहा है तो भी हमें टैक्स देना पड़ जाता था, वो अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर हम क्या करें, पुरानी और नई दोनों के हिसाब से इनकम निकाल लें, टैक्स निकाल लें, जो टैक्स कम पड़ रहा हो वो चूज कर लें आप, है ना। तो हम टैक्स लायबिलिटी निकालें दोनों में और चूज कर लें कौन सा आपके ज्यादा फायदे के लिए है। असेसी जिनकी कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है वो हर साल शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब आप इस साल डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दे सकते हो, अगले साल आप ऑप्शनल के हिसाब से टैक्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन है तो आपके पास एक ही बार पलटने का मौका है, फिर आपको हमेशा उसी पर टिकना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा हार्श डिसीजन है, एक बार आपने शिफ्टिंग करी फिर आपको वहीं पर रुकना पड़ेगा। हम प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में निकालते हैं और असेसमेंट ईयर में ही उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि एडवांस टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी पूरे साल में 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स होने की उम्मीद है तो आप एक साल का वेट मत करिए, आप एडवांस टैक्स हमारे पास जमा कराइए और उसी साल की इनकम उसी साल टैक्स निकालिए, उसी साल जमा कराइए एडवांस में। तो इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग से 15 दिन पहले 15 जून को आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, फिर 15 सितंबर को 45% टैक्स देना पड़ेगा, 15 दिसंबर को 75% और आखिरी में 15 मार्च तक 100% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी इनकम 10,000 से ज्यादा, टैक्स 10,000 से ज्यादा होने की उम्मीद है, वरना नहीं, वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रेजिडेंट अंडर प्रिएंटिव टैक्सेशन ये क्या होता है वो हम देख लेंगे, उसमें साल में एक बार ही देना होता है। अगर आपका, और टीडीएस क्या होता है, जैसे कोई इंसान आपको पेमेंट कर रहा है तो आपके लिए इनकम है और उस इंसान के लिए क्या है वो बताओ, उसके लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो वो अपना क्या बनाएगा, पीएनएल अकाउंट, और उसमें वो खर्चा लिखेगा। तो इनकम टैक्स वालों ने बहुत नायाब तरीका सोचा। इनकम टैक्स वालों ने देखा कि लोगों को इनकम होती है लेकिन वो टैक्स नहीं देते, तो इससे बचने के लिए वो बताते ही नहीं। अब गवर्नमेंट किसे किसे पकड़ेगी, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे ये कंपनी है, कंपनी ने अपने खर्चे को पीएनएल के डेबिट में लिखना है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा आप अपने पीएनएल के खर्चे में इसे तभी लिखोगे जब आप पेमेंट जिसको कर रहे हो उसे पूरी पेमेंट नहीं करो, उस पर हम बताएंगे आपको इस रेट से टैक्स काट कर दो और वो टैक्स हमें जमा करा दो एडवांस में। वो टीडीएस होता है, एक्चुअल में एडवांस ही होता है। तो टीडीएस टीसीएस भी एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये भी तो हो सकता है कि आपके ऊपर टैक्स पड़ रहा था कम और टीडीएस ज्यादा कट गया और जमा ज्यादा हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में
क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर ज्यादा जमा हो गया टीडीएस एडवांस टैक्स और कम हुआ है तो बाकी बचा हुआ टैक्स आप गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे। टैक्स को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे एज पर सेक्शन 288 बी। सेक्शन 288 ए में टोटल इनकम को, टैक्सेबल इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे। 288 बी में टैक्सेबल जो टैक्स वाला अमाउंट है, पेबल अमाउंट, उसको नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करेंगे। कुछ डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अगर कोई डेफिनेशन नहीं कही तो हम नॉर्मल जनरल रूल के हिसाब से जो मतलब निकलता है वो निकाल लेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला असेसी। मैंने आपको बताया था असेसी का मतलब जिस इंसान की इनकम निकल रही है वो असेसी है, लेकिन ये एक छोटी सी बेसिक सी बात बताई। इसका डेफिनेशन बहुत बढ़िया है और ज्यादा लोग इसमें कवर होंगे। पहले हम डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक सिंपलीफाइड मैनर में बता दूंगा कि असेसी का क्या मतलब होता है। असेसी का मतलब है पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर द एक्ट। अगर किसी इंसान ने टैक्स या कोई और पैसा देना है तो वो असेसी है। टैक्स हो सकता है, कोई पेनल्टी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो सब कौन है, असेसी। Also include every person in respect of whom any proceeding under the act has been taken for assessment of income। ये बोल रखा है इनकम टैक्स एक्ट में, मान लिया किसी को नोटिस भेजा गया, किसी इंसान के पास नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो भी असेसी है इनकम के लिए। किसी और पर्सन के लिए आप जिम्मेदार हैं तो आप भी असेसी हैं। आपको लॉस हुआ तो भी आप असेसी हैं। आपको रिफंड मिलना है तो भी आप असेसी हैं। अगर आप डीम्ड है असेसी है तो भी आप असेसी हैं, और अगर आप असेसी इन डिफॉल्ट हैं तो भी आप असेसी हैं। इन शॉर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के से XYZ किसी भी रीजन से कोई भी कनेक्शन होगा तो आप असेसी कहलाएंगे। तो एवरी असेसी इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन नीड नॉट एन असेसी। देखो असेसी पर्सन ही होगा क्योंकि पर्सन को ही टैक्स देना होता है, लेकिन हर पर्सन असेसी नहीं होता। मान लिया आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप पर्सन तो है लेकिन असेसी नहीं है। लेकिन जो असेसी होगा वो पर्सन जरूर होगा। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट का मतलब होता है इनकम को कैसे निकाला जाए, प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ असेसी इज डिटरमाइंड। असेसी की इनकम कैसे निकाली जाती, ये नॉर्मल असेसमेंट हो सकती है, रीअसेसमेंट हो सकती है। इस असेसमेंट प्रोसीजर को फाइनल लेवल पर हम पढ़ेंगे, अभी हमारे कोर्स में ये ज्यादा नहीं है। पर्सन, ये पर्सन कौन होता है? तो पर्सन में 7 कैटेगरी है। पर्सन वो इंसान है जो इनकम टैक्स देगा, इसके अलावा कोई और है तो वो टैक्स नहीं देगा, तो इसके अंदर सभी लोगों को इंक्लूड करा जाएगा। नेचुरल पर्सन भी, आर्टिफिशियल पर्सन भी। नेचुरल पर्सन कौन है? जो भगवान ने बनाए। आर्टिफिशियल जो इंसान ने बनाए। तो इंडिविजुअल मतलब आप और हम, हमारी कोई इनकम होगी तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो नेचुरल पर्सन आएगा, इसमें चाहे वो माइनर हो चाहे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, वो भी सब आएंगे अगर उनकी इनकम है तो, है ना। उनका असेसमेंट उनके गार्जियन मैनेजर के थ्रू होगा, लेकिन असेसी तो वो भी है। मैनेजर जो गार्जियन मैनेजर उसके बिहाफ पर असेसमेंट करेंगे वो भी असेसी होंगे, और जिसकी इनकम निकाली जाएगी वो भी असेसी होंगे। इन केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन, असेसमेंट इज ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई इंसान मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जिसके नाम आती है तो वो भी
उसके ब्याह पर टैक्स देगा तो वो भी एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा, मतलब पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो इंडिविजुअल में ये सब लोग होंगे। आप अकेले कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अकेले आप कमाई करते हैं, तो आप ऐसे इंडिविजुअल इनकम निकालेंगे और टैक्स देंगे। लेकिन आपका एक फैमिली बिजनेस है तो आप HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह आप इनकम निकालेंगे। कायदे कानून इंडिविजुअल के अलग है, HUF के अलग है, कंपनी के अलग है, पार्टनरशिप फर्म के अलग है, सबके अलग अलग कायदे कानून है इनकम टैक्स में इनकम निकालने के। तो HUF है जो हमारा फैमिली बिजनेस होता है, इसे अलग पर्सन माना जाता है। treated as separate entity for assessment, defined under Hindu law as a family consisting of all males lineally ascendant from a common ancestor and their wives and daughters। तो एक फैमिली में जितने भी मेल चाइल्ड हैं वो सब, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो सब कौन होंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आएंगे। मेंबर्स विद इन 4 डिग्री इंक्लूडिंग कर्ता, एक होता है कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, और जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। डॉटर्स आर को पार्टनर्स सिंस 6 सितंबर 2005। पहले डॉटर्स को पार्टनर नहीं माना जाता था, बट फिर बाद में उसे मानना जाने लगा। जैन और सिख फैमिली जो है उनको भी हम HUF ही मानेंगे। कंपनी, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं वो सब हमारा कंपनी में आते हैं। वाइडर मीनिंग है, लेकिन यहाँ कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में लिखा है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है या एग्जिस्टिंग कंपनीज जो उस एक्ट को आने से पहले 2013 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या उससे पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी, वो सब कंपनी में आती है। यहाँ लिखा है इंडियन कंपनी भी आएंगी, फॉरेन कंपनी भी आएंगी। इसके अलावा ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन जो कंपनी था 1970 से पहले, और एनी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय CBDT टू बी ए कंपनी, अगर CBDT ने कहा भैया तुम कंपनी हो तो वो भी कंपनी की तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ कंपनी की डेफिनेशन नॉर्मल डेफिनेशन से बड़ी है, और ये सब पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म और LLP भी है, और अगर माइनर को एडमिट किया गया है बेनिफिट्स के लिए तो उसे भी हम पार्टनर मानेंगे इनकम टैक्स के लिए। AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये क्या होता है? AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो पर्सन में जो जो आते हैं, जैसे मान लिया कंपनी और HUF मिलकर, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म मिलकर, इंडिविजुअल या कंपनी मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी यहां पर जॉइंट वेंचर वगैरह करते हैं, कोई मिलकर काम करते हैं, तो पर्सन कंबाइनिंग टुगेदर, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो चाहे वो कंपनी मिले, पार्टनरशिप फर्म मिले, इंडिविजुअल मिले, HUF मिले, मिल मिलाकर कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा एज ए AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, केवल इंडिविजुअल्स मिलकर काम कर रहे हैं और बाकी किसी भी तरीके से दायरे में नहीं आ रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के, कंपनी नहीं बनाई, पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, HUF नहीं है, तो ये सब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से आएंगे। ठीक है, तो नो कॉमन विल रिक्वायर्ड, यहां पर जरूरी नहीं है कि एक जैसी पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हों। लोकल अथॉरिटी, आपको पता ही है, नगर निगम वगैरह होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, इनकी भी काफी इनकम होती है, इन्हें भी टैक्स देना पड़ता है, तो ये भी आएंगे। म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पार्ट कमिश्नर एक्सेट्रा, टैक्सेबल ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इन इट्स ओन जुरिडिक्शनल एरिया,
इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट। तो लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स देना पड़ता है। और लास्ट में इन्होंने कहा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो एंटिटीज नॉट नेचुरल पर्सन बट सेपरेट लीगल एंटिटीज, फॉर एग्जांपल बार काउंसिल, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, तो ये सब ऊपर कवर नहीं होती, तो यहां पर कवर हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो कवर हो ही जाएगा। जो कंपनी है, यहां बोला डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी, वाइडली हेल्ड पब्लिक कंपनी या क्लोजली हेल्ड, ये सब अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। तो डोमेस्टिक कंपनी किसे कहते हैं? जो कंपनी इंडियन कंपनी होती है या इंडिया में ही काम कर रही होती है, इंडिया में टैक्स डिविडेंड देंगी। इंडियन कंपनी का मतलब है इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। फॉरेन कंपनी इंडिया में, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है। वाइडली हेल्ड मतलब पब्लिक कंपनी, जहां लिस्टेड है या पब्लिकली शेयर्स लोगों के पास है। और क्लोजली हेल्ड जो पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। एओपी बीओआई में क्या फर्क है? एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अलग अलग पर्सन इंक्लूड होते हैं या केवल इंडिविजुअल होते हैं? ये सब मिलकर इकट्ठा करते हैं कॉमन गोल के लिए, लेकिन बीओआई में कॉमन गोल होना जरूरी नहीं है। एओपी की इनकम कमाना ऑब्जेक्ट होता है ना? और होता तो यहां पर भी है ही जनरली। जैसे यहां पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स और एक पार्टनरशिप फर्म और एक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिलकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। यहां पर ज्यादातर क्या होता है, को एग्जीक्यूटिव या को ट्रस्टी वगैरह होते हैं। ट्रस्ट वगैरह बनाई, जैसे मंदिर वगैरह में, गुरुद्वारा में ट्रस्ट बनाई, और वो ट्रस्ट देखभाल कर रही है, तो उसमें जो जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एचओएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यहां पर दो टाइप के कानून चलते हैं। एक है दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ, एक है मिताशारा स्कूल ऑफ लॉ। तो जो हिंदू लॉ है दयाभागा, वो केवल वेस्ट बंगाल और असम में लगता है। यहां पर नो राइट एक्वायर्ड बाय बर्थ, जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका कोई राइट नहीं होता पैदा होते ही। जब तक पिताजी जिंदा हैं जब तक उनका कोई राइट नहीं, उनके मरने के बाद ही मिलता है। मिताशारा में बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, यहां पैदा होते ही उसका हिस्सा हो जाता है प्रॉपर्टी में। को पार्टनर्स मतलब फैमिली मेंबर्स में फादर एंड हिज ब्रदर्स आर को पार्टनर्स, नॉट चिल्ड्रन ड्यूरिंग फादर लाइफ टाइम। तो यहां क्या है, दादाजी के बच्चे हैं, दादाजी की डेथ हो गई तो पिताजी, ताऊजी, चाचा जी हैं, उनके बच्चे नहीं हैं को पार्टनर्स। लेकिन यहां हर बच्चा पैदा होते ही वो को पार्टनर बन जाता है। तो वही है, सक्सेशन बेसिस बता रखा है, बाय बर्थ और आफ्टर डेथ। तो दया भागा स्कूल ऑफ लॉ वेस्ट बंगाल और असम पर अप्लाई होता है, और मिताशारा रेस्ट ऑफ इंडिया में। को पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टीशन, को पार्टनर्स के पास पावर होती है, वो घर का बंटवारा करा सकते हैं। डॉटर्स बिकम को पार्टनर्स फ्रॉम 6 सितंबर 2005। ओनली को पार्टनर कैन क्लेम पार्टीशन, नॉट अदर फीमेल मेंबर लाइक वाइफ और डॉटर इन लॉ। वाइफ दूसरे घर से आई है, डॉटर इन लॉ दूसरे घर से आई हैं, जो उस घर में पैदा हुए हैं वही को पार्टनर है और वही पार्टीशन करवा सकते हैं। इनकम, नेक्स्ट डेफिनेशन है इनकम कैसे निकलेगी। तो इनकम में क्या क्या आएगा बता रखा है, प्रॉफिट, डिविडेंड, परक्यूजिट, ऐसे दुनिया भर की चीजें आएंगी जो हमने 5 हेड्स में हम बांटते हैं। इन सारी इनकम को जब हम जोड़ देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? टोटल
ग्रॉस टोटल इनकम ये बता रखा है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उस पर टैक्स लगता है या नहीं, टैक्स रेट क्या है, सरचार्ज क्या है, ये दुनिया भर की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।